नमस्कार दोस्तों, मित्रों, नमस्कार। और सबसे बड़ी अब मित्रों आश्चर्य की बात तो ये है कि अब हम लोग जिस लोकतंत्र की बात करते हैं वो लोकतंत्र बदलते हुए परिदृश्य में, बदलते हुए परिस्थितियों में और भी ज़्यादा महंगा हो गया है। और इसकी महंगाई का जो स्तर है वो कितना बढ़ गया है, मैं आपको थोड़ा सा अनुमान देता हूँ कि अभी पहला चरण अभी समाप्त होने को है। और पहले चरण में ही प्रचार पर प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों का जो खर्च है वो 1075 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ चुका है। ये अभी के आंकड़े हैं। अब ये आप अंदाज़ा लगाइए, आप सोचिए। अब ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन शायद आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये दोबारा रीजनरेट कैसे होगा। जिन लोगों ने इतना ज़्यादा निवेश, पूंजी का निवेश एक चरण में किया है, वो इसकी भरपाई कैसे करेंगे विजेता लोग, क्या होगा, ये अभी कुछ भी तय नहीं है, कुछ निश्चित नहीं है। मैं थोड़े से और आपको विवरण इस बारे में दे देता हूँ। इसमें जो प्रत्याशियों की ओर से जो भी सर्वेक्षण हुए हैं, सर्वेक्षणों पर आधारित है फिलहाल ये आंकड़े, कि जो प्रत्याशियों की ओर से जो खर्च किया गया है मित्रों, इसमें लगभग 526 करोड़ रुपए ये उम्मीदवारों ने खर्च किए हैं। और इसी प्रकार से राजनीतिक दलों ने लगभग 250 करोड़ जो है उनकी ओर से खर्च किया गया है। और शेष जो है खर्च वो चुनाव आयोग की तरफ से भी है, सरकार की ओर से भी है, बहुत सारी एजेंसियों की ओर से भी है। तो अब तक ये कुल मिलाकर 10,075 करोड़ प्लस का खर्च जो है, इसका अनुमान जो है अभी प्रस्तुत किया गया है। अब मित्रों इसमें यह है कि वैसे तो चुनाव आयोग ने जो सीमाएं जो निर्धारित की हैं, उनके अनुसार प्रत्येक प्रत्याशी को 40 लाख से ज़्यादा खर्च करने की अनुमति बिल्कुल नहीं है, प्रावधान इतना ही है। लेकिन पानी की तरह जो पैसा बहाया जाता है मित्रों, ये कहाँ से आता है और कहाँ जाता है, इसकी कोई दशा और दिशा जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रही। अब खर्चा आगे भी है। खर्चा आगे कितना है, कैसे कैसे है कि पोलिंग एजेंट जो हैं उसमें भी प्रति पोलिंग एजेंट भी लगभग 5,000 के खर्च का अनुमान है। आप अंदाज़ा खुद ही लगा लीजिए। और 14 हेलीकॉप्टर जो हैं, हेलीकॉप्टर इस चुनाव प्रचार में 24 घंटों जुटे हुए हैं। और इनके उड़ान भरने और प्रचारकों की सभाओं पर इससे भी ज़्यादा खर्च करने, इस बात के भी अनुमान लगाए जाते हैं कि ये सारे के सारे खर्च, इन पर अगर एक समीक्षात्मक दृष्टि भी डाली जाए, नज़र डाली जाए, तो मित्रों ये इतना ज़्यादा आंकड़ा भयावह हो जाता है कि भय लगता है कि आने वाले शासक वर्ग या जीतने वाले जो प्रत्याशी हैं, जीतने के बाद कितना खर्च करेंगे और उसकी भरपाई कैसे करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें मित्रों बहुत डराती हैं। और ये संभावनाएं ये दिखाती हैं कि ये जो कुल मिलाकर जो खर्च है, ये तो लगता है कि इसमें जो अनुमान जो सर्वेक्षकों का है, जो सर्वेक्षणों के आधार पर जो अनुमान लगाया जाता है, उनका ये कहना है कि ये जो कुल मिलाकर जो खर्च है ये 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। और 3,000 करोड़ रुपए का जो लोकतंत्र है ये हमें क्या देगा, कितनी सुख सुविधाएं देगा, उनके अधिकारों की कहाँ तक रक्षा करेगा, कौन से मुद्दे जो हैं वो बलवती होंगे, इसमें बाहुबल, धन बल, क्या क्या इसमें खर्च होता है, इन सब के अनुमान मित्रों बड़े ही भयावह हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब के छोटे छोटे राजनीतिक दलों के भी अपने वार रूम हैं। वार रूम का मतलब ये नहीं कि वहाँ पर हथकंडे रखे जाते हैं, वो तो बात जो हथकंडों की है या कट्टों की है, जिनकी भाषा आजकल नेताओं की भाषा में इन शब्दों के प्रयोग भी होते हैं अक्सर, वो छोड़ दीजिए। लेकिन जो वार रूम है वो इलेक्शन के प्रचार के वार रूम हैं। उसमें आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अपनी भूमिका जो है वो भी सक्रिय हो गई है। और एकाएक ऐसे वीडियो सामने आने लगे हैं जिन वीडियो में आवाज़ तो नेताओं की है, लेकिन नेता लोग बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि ये हमने नहीं जारी करवाए, ना हमने जारी किए,
ये हमारी ही आवाज़ के सैंपल लेकर भरे गए, तैयार किए गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार किए गए वीडियोस हैं, जिनके बारे में कानूनी रूप से हम किसी प्रकार भी जवाबदेह नहीं हैं, जवाबदेही हमारी नहीं है। तो मित्रों, ये सारा जो प्रक्रिया है सारी की सारी, आप अंदाज़ा लगाइए कि अब ये एक राज्य की बात है। आने वाले वक्त में बड़े बड़े राज्यों, उत्तर प्रदेश की बारी आने वाली है, और वहाँ भी अनुमान है कि वो इससे भी लगभग इतना ही बड़ा राज्य है, इससे भी कुछ ज़्यादा। वहाँ क्या होगा, ये बात भी आप अनुमान लगा सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश में होगा या जो बिहार में हो रहा है मित्रों, इससे कहीं ज़्यादा आने वाले वक्त में बड़े बड़े राज्यों, महाराष्ट्र जैसे है, जैसे राजस्थान है, यहाँ के भी क्षेत्र ऐसे लंबे चौड़े हैं कि उनमें भी कितना खर्च होगा, आज के संदर्भ में इस बात का अनुमान लगाना संभव नहीं है। और मित्रों, दक्षिण भारत की स्थिति भी वो सादगी वाली पुरानी स्थितियाँ नहीं हैं। अब वहाँ वो स्थिति नहीं है कि जब कामराज जैसे शब्द, एक शब्द से सारा का सारा काम चला लेते थे। कामाख्या कामराज जो तमिलनाडु या उस वक्त के मद्रास के पहले मुख्यमंत्री थे, और जिनके बारे में ये भी है कि जब उनका अंत समय आया तो उनके बैंक बैलेंस में कुछ 100 रुपए ही निकले, उनके पास कोई धनराशि नहीं होती थी। और जब भी कोई संकट आता था, मीडिया वाले पूछते थे कि आप क्या करेंगे, तो उनका उत्तर अपनी ही भाषा में होता था, एक शब्द में, और शब्द था पारकलम। पारकलम का मतलब ये है देखा जाएगा। तो वो एक ऐसे सादगी वाले व्यक्ति थे जिसने सारी उम्र 2 वक्त की इडली खाकर और सादा सिंपल डोसा खाकर और सांभर घर की बनी हुई, उस पर सारी ज़िंदगी बिता दी। और ऐसे व्यक्ति अब तो नहीं हैं हमारे आसपास। अब हमारे पास जो कुछ भी है मित्रों, उसमें कितना ज़्यादा खर्च होता है, कितना महंगा लोकतंत्र हमारे सामने प्रकट होता है, इस बात का अंदाज़ा आप लगा लीजिए। शुक्रिया दोस्तों।